हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यूनिट वाइज चर्चा करेंगे और समझेंगे इन बातों को। तो यूनिट फर्स्ट में केमिस्ट्री में हमको मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेज जो चैप्टर का नाम है, यूनिट का नाम है, उसके अंतर्गत मेरे पास इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। रिजोनेंस एंड रिजोनेंस एनर्जी आपके एग्जाम को ध्यान में रख के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स। ओके, थर्ड पॉइंट होगा फजांस रूल। फोर्थ पॉइंट होगा डाइपोल मोमेंट एंड स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन। सेकेंड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज इन द मॉलिक्यूल्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स देख लें, हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स टाइप देख लें। वही कुछ मॉलिक्यूल्स है H2O, अमोनिया, CH4, इन सब में हमको हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट कर लेना है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। इसके बाद हम बेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे 7 नोट। इसी आधार पर कुछ कंपाउंड के जो है बेस्पर थ्योरी उस पर अप्लाई भी करेंगे हम। और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर हम बना के देख लेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म में। बेंट रूल जो कि 7 नोट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन क्वेश्चन को हम लोग स्टेप वाइज पढ़ते चलते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे रिजोनेंस एंड रिजोनेंस एनर्जी, जो कि यूनिट फर्स्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इजी वे में बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप ध्यान से लेक्चर को देखते हैं, सुनते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है आपको सभी बातें समझ में आ जाएंगी। रिजोनेंस है क्या, जरा आप समझिएगा। वास्तव में देखा गया कुछ ऐसे कंपाउंड्स नेचर में मिले जो आशा के अनुरूप, जो माना गया कि ये रिएक्शन कर ले, आसानी से कर ले, बट वो कर ही नहीं रहे थे। तो साइंटिस्ट इस पर विचार करने लगे ऐसा क्यों। तो देखा गया कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपना रूप चेंज कर लेते हैं। आप समझिए, मतलब दे आर फाउंड मोर देन वन फॉर्म्स, एक से अधिक स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, एक से अधिक फॉर्म में पाए जाते हैं। तो हमें क्या करना था, सभी फॉर्म को समझना था, तो उसके लिए रिजोनेंस कॉन्सेप्ट आया। फॉर एग्जांपल रिजोनेंस कैसे, आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपका जो बिहेवियर है वो अलग अलग दशाओं में अलग अलग है। जैसे घर पे आप एज ए स्टूडेंट हैं, एज ए चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, आप कॉलेज में या स्कूल में आप एज ए स्टूडेंट हो जाते हैं, और मतलब अलग अलग जगहों पर आपका जो है बिहेव अलग अलग होता है। वैसे ही कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपना स्ट्रक्चर अलग अलग रखते हैं, उसी को हम लोग रिजोनेंस के रूप में देखते और समझते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मुझे आपके बारे में बताना है कि आप कैसे हैं, ठीक हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, तो मुझे आपके सभी रूपों को जानना होगा कि आप घर पे कैसे रहते हैं, आप गांव में कैसे रहते हैं, आप शहर में कैसे रहते हैं, आप स्कूल में कैसे रहते हैं, मित्रों के साथ कैसे रहते हैं। तो अगर मैं आपके सभी रूपों को जान जाऊं तो मैं आपकी प्रॉपर्टीज बता सकता हूं। वैसे कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सबसे बढ़िया कंपाउंड लेता हूं बेंजीन। बेंजीन एक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। ओके, इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम पाए जाते हैं। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसमें अल्टरनेट क्रम में सिंगल डबल बॉन्ड की व्यवस्था भी होती है। अब इस स्ट्रक्चर को सर्वप्रथम बनाने वाले साइंटिस्ट हैं केकुले काफी प्रयास करने के बाद बेंजीन का ये स्ट्रक्चर ड्रा कर पाए। लेकिन केकुले ने कहा कि बेंजीन की सभी प्रॉपर्टीज मैं एक स्ट्रक्चर से नहीं बता सकता हूं। उन्होंने कहा इसके और भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो इन्होंने क्या किया कि और स्ट्रक्चर बनाने के लिए इन्होंने डबल हेडेड एरो का प्रयोग किया। डबल हेडेड एरो मतलब ये हुआ स्ट्रक्चर सेम होगा, बस केवल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। याद रखिएगा एटॉमिक पोजीशन नहीं चेंज होगा। रिजोनेंस स्ट्रक्चर में अगर जो पोजीशन यहां कार्बन एटम की, वो पोजीशन नहीं चेंज हो सकती। जो हाइड्रोजन एटम की होगी वो पोजीशन नहीं चेंज हो सकती। केवल चेंज क्या होगा, पोजीशन ऑफ द आइदर पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो ये डबल हेडेड एरो का प्रयोग किया गया, रिजोनेंस एरो भी कहा जाता है। और केकुले ने इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाया। केकुले ने कहा अगर मैं पाई बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर दूं तो एक नया लेविस स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं इस पाई बॉन्ड को यहां कर दीजिए, ये पाई बॉन्ड को यहां कर दीजिए। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि पाई जब इधर मूव करेगा तो पाई रिपेल होगा एक दूसरे से, क्योंकि पाई जो बॉन्ड है, पाई जो इलेक्ट्रॉन है, ये लूजली बंधा होता है। तो कोई दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जाहिर सी बात वो डीलोकेलाइज हो जाता है। इसी घटना को डीलोकेलाइजेशन कहते हैं। तो हमको ये स्ट्रक्चर मिलने वाला है कुछ इस तरह से। ये देखिए डबल बॉन्ड की पोजीशन मैंने चेंज कर दिया। ये केकुले का अभी रुकना ही नहीं है, अब ये पोजीशन और भी चेंज हो जाती है। तो ध्यान दीजिए मेरी बात। तो ये 2 स्ट्रक्चर्स पहले केकुले ने ड्रा किया। ओके, फिर एक वैज्ञानिक है, दीज आर द केकुले स्ट्रक्चर्स।
एक साइंटिस्ट है दीवार ने कहा अभी रुकना नहीं है, दीवार स्ट्रक्चर्स, इन्होंने भी बेंजीन के 3 स्ट्रक्चर्स ड्रा किए। ओके, वो तीनों स्ट्रक्चर्स कैसे हैं जरा आप बात को समझिएगा। वो तीनों स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से हैं। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर एंड दिस इज थर्ड स्ट्रक्चर। ये जो मैं ड्रा कर रहा हूं ये पाई बॉन्ड है, ये सब 3 पाई बॉन्ड सभी मॉलिक्यूल में होना चाहिए। पाई बॉन्ड देखिए, पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड्स इन एवरी बेंजीन मॉलिक्यूल्स। These 3 आर द दीवार स्ट्रक्चर्स। कुल मिलाकर बेंजीन के 5 स्ट्रक्चर्स ड्रा किए गए। वैज्ञानिकों ने कहा कि अब पूरी बेंजीन की अगर आपको डिफाइन करना बेंजीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है तो इन 5 स्ट्रक्चर्स को ड्रा करके और 5 स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर्टीज को अगर आप समझ जाइए तो आप समझ जाइए बेंजीन की प्रॉपर्टीज को समझ गए। अब इन्हीं 5 स्ट्रक्चर्स को एक साथ ड्रा करना ही रिजोनेंस कहलाता है। मैं इसके साथ ड्रा कर सकता हूं, ये इसके साथ कर सकता हूं, ये इसके साथ, ठीक है। ये आपके 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इनको बोला गया, जिसमें 2 केकुले ने बनाया, 3 दीवार ने बनाया। अब सब लोगों ने कहा कि फिर ये स्ट्रक्चर्स क्या रियल हैं? नहीं, देखा गया जो इनका रियल स्ट्रक्चर्स है वो कुछ इस तरह से, ये देखिए, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर बता रहा जो सर्किल मैंने ड्रा किया है ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन ग्रुप है। मतलब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन ग्रुप को एक सर्किल के रूप में दिखाया गया और इसका नाम रखा गया रिजोनेंस हाइब्रिड। इसका नाम रखा गया रिजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या है, कहानी को समझिएगा। रिजोनेंस हाइब्रिड इज द कॉमन स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑल स्ट्रक्चर्स। मतलब ये ऑल सभी स्ट्रक्चर्स का कॉमन स्ट्रक्चर्स है और यही एक्चुअल है, यही एक्चुअल है। बाकी तो ये सब कहानी को वास्तव में केकुले और दीवार खुद नहीं समझ पा रहे थे क्या हो रहा है। एक्चुअली मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कवर हो चुका बेंजीन का, लेकिन स्ट्रक्चर बनाने में काफी मशक्कत करना पड़ा इन लोगों को। तो ये लोग क्या क्या अपने हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लेते, मतलब इसको कॉन्सेप्ट के आधार पर ड्रा करते चले गए। दीज 5 स्ट्रक्चर्स आर द, मैं कह सकता हूं ये 5 जो स्ट्रक्चर्स है ये पूरे के पूरे 5 स्ट्रक्चर्स ये हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। ओके, या इसको मैं इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स भी कह सकता हूं, इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स भी कह सकता हूं। बट दिस स्ट्रक्चर और रिजोनेंस हाइब्रिड और रियल स्ट्रक्चर, कहानी वास्तव में यही सही है। ये तो केवल एक प्रस्तावना बनाई गई कि ऐसा पॉसिबिलिटीज है। फाइनली कहा गया बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर ये है, दिस इज द रिजोनेंस हाइब्रिड। ओके, तो अब अगर लेकिन ये अगर स्ट्रक्चर्स आपके पास नहीं हो तो क्या इस स्ट्रक्चर्स के द्वारा बेंजीन की प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। इट मींस there are some molecules in the nature they cannot be defined only one structures, so need of the resonance, with the help of resonance their properties can be defined. All the structures are drawn on the copy and then their properties can be defined. मतलब सभी स्ट्रक्चर को कॉपी पे ड्रा कर लिया जाता है और सभी स्ट्रक्चर्स के एक दूसरे के बीच में डबल हेडेड एरो का प्रयोग किया जाएगा और इन स्ट्रक्चर्स का नाम दिया गया रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इन 5 स्ट्रक्चर्स का नाम दिया गया रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स, या इसको एक नाम और दिया गया कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। याद रहे इन दोनों को केकुले स्ट्रक्चर नाम दिया गया, इन तीनों को दीवार स्ट्रक्चर दिया गया, इन 5 का नाम रिजोनेंस स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। अब अगर इन 5 की एनर्जी सेम है तो इनके लिए एक नाम और प्रयोग किया गया इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। तो ये तो रिजोनेंस की कहानी हुई। तो कुल जोड़ जाड़ के ये कहा जा सकता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स की सभी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए रिजोनेंस की जरूरत पड़ती है। तो ये बेंजीन का एग्जांपल लिया, मैं दूसरा एग्जांपल भी लेके आपको समझा सकता हूं। रिजोनेंस की कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं। रिजोनेंस में जरूरी है कि जो एटम है अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेगा, इसमें अगर पोजीशन चेंज होगा तो केवल पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होंगे। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मैंने ले लिया R C डबल बॉन्ड OH। ओके, अब जरा देखिए, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर है, इसके पास भी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है नॉर्मली। अब देखा क्या गया, लोन पेयर सिग्मा पाई अगर कहीं पर भी हो तो इस घटना को नाम दिया गया n पाई कंजुगेशन। n माने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और पाई माने पाई, और नॉन बॉन्डिंग और पाई के बीच में एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन अगर कहीं है तो आप समझ जाइएगा उसे n पाई कंजुगेशन कहते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था है तो रिजोनेंस श्योर है, देखने को मिलेगा। और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? वास्तव में
कहानी इसकी बहुत लंबी चौड़ी है। ये बुलाता है, पहले तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये इस लोन पेयर को बुलाता है, बट केवल अभी आप इतना समझिए, ये इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो इसका एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। याद रहेगा इसमें किसी एटम की पोजीशन को आपको नहीं चेंज करना है। ओके, H, ठीक है, ये आपका सिंगल बॉन्ड, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, ये एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक पॉसिबिलिटी। अब जरा देखिए, अगर ये कहानी कुछ इस तरह से, तो मैं इसका ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुआ, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर, अब देखिए पहले न्यूट्रल, ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, लेकिन अगर आप देखें ये मॉलिक्यूल पोलर है। अब बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, क्योंकि पोलर की एनर्जी जाहिर सी बात है ज्यादा होगी नॉन पोलर की अपेक्षा, क्योंकि उसमें चार्ज है, तो ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है, बट दीज आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ओके, ऐसे मैं CO2 को भी दिखा सकता हूं, CO2 ये, अब इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर सिग्मा पाई, देखा जाए इसमें भी कंजुगेशन है, तो कहीं कहीं ये लोन पेयर इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ओके, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेगा, C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस सिंगल बॉन्ड O माइनस। क्लियर? अगर ये वाला लोन पेयर इधर जाता, ये पॉसिबिलिटी ऐसे भी बन सकती थी, तो देखिए C ये आपका हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड O प्लस सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन गए। तो कुल जोड़ जाड़ के सबसे ज्यादा रिसर्च तो बेंजीन पे हुआ, उसका कारण ये, इसके भी स्ट्रक्चर आप एग्जाम में बना सकते हैं। भाई बेंजीन में देखा गया कि अगर डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड, भाई ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो जो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम है और डबल बॉन्ड की 1.34 एंगस्ट्रॉम है, लेकिन बेंजीन में देखा गया दोनों ये बॉन्ड लेंथ नहीं मिली क्या इसमें 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो केकुले और दीवार में लोगों के मन में संशय उठा कि कहीं न कहीं ये जो डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ है, ये इन दोनों के बीच में है। इसका मतलब कहीं न कहीं बेंजीन में कोई भी कार्बन ना तो प्योर डबल बॉन्ड रखता है, ना तो प्योर सिंगल बॉन्ड रखता है, बल्कि क्या रखता है, इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ। दिस इज द इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। ये तो आपकी रेजोनेंस की कहानी हो गई। अब अगर हम आगे बात करें तो क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है रेजोनेंस के लिए, उसकी भी बात जरा आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए शर्तें क्या है जरा देख लीजिए, शर्तें मैं बता दे रहा हूं कि रेजोनेंस के लिए डिफिनेशन भी मैं आपको लिख दे रहा हूं। देयर आर सम molecules cannot be defined, their all properties by only one structures, ये स्ट्रक्चर्स लिविस स्ट्रक्चर्स की बात हो रही, बट need of more than one structures, it is called as resonance, ओके। चलिए इसकी कंडीशन क्या है जरा आप समझिए। पहली बात तो रेजोनेंस तभी पॉसिबल है जब मॉलिक्यूल should be planar, SHOU should be planar। जो इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन हो रहा है, जिस एरिया में हो रहा वो एरिया जरूर प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मीन्स आप कह सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अब तभी डिलोकेलाइजेशन पॉसिबल है। ओके, और याद रखिएगा नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ एटम्स, कोई भी एटम की पोजीशन में चेंज नहीं होगा, ओनली डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई और
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अकर्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अकर्स। ओके, कोई जरूरी नहीं रिजोनेंस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, ये कहीं पर भी देखने को मिल सकता है। ऑर्गेनिक में जैसे CO2 में भी मिल रहा है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, बेंजीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब इट इज पॉसिबल इन बोथ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये तो आपका रिजोनेंस की कहानी है। अब हम लोग लगे हाथ ये भी समझ ले कि रिजोनेंस एनर्जी क्या है। भाई देखिए, रिजोनेंस एनर्जी बहुत आसान ट्रिक है, ठीक है, इसको समझते हैं। रिजोनेंस एनर्जी कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग मॉलिक्यूल की रिजोनेंस एनर्जी अलग अलग होगी। ओके, रिजोनेंस एनर्जी कैसे निकालेंगे? रिजोनेंस एनर्जी, भाई देखिए, कोई भी मॉलिक्यूल है उसका अपना एक रिजोनेंस हाइब्रिड होगा। अगर वो रिजोनेंस शो कर रहा है तो एक उसका इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज वाला मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि बेंजीन में मैंने बनाया था ये ऐसे हर मॉलिक्यूल का अपना एक रिजोनेंस हाइब्रिड होता है जो कि रियल स्ट्रक्चर को बताता है, रियल स्ट्रक्चर को। और याद रखिएगा, ये दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। सभी मॉलिक्यूल्स का रिजोनेंस हाइब्रिड, सभी मॉलिक्यूल्स में रिजोनेंस हाइब्रिड होगा, और रिजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी सबसे कम होगी और वो सबसे स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल। जिसकी एनर्जी सबसे कम वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म। तो अगर मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ड्रा करूं, यहां मैंने पोटेंशियल एनर्जी को दिखा दिया, तो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी रियल स्ट्रक्चर की होगी क्योंकि मोस्ट स्टेबल है। अब जाहिर सी बात है, इसी में जो आपके केकुले स्ट्रक्चर्स हैं, ये दीवार स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रियल नहीं है, हाइपोथेटिकल है, बट एक पॉसिबिलिटीज है, ऐसा भी हो सकता है। तो इनकी जो एनर्जी होगी इनकी अपेक्षा ज्यादा होगी क्योंकि वो सब रियल नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करते, वो नॉन एग्जिस्टिंग कंडीशन है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये केकुले स्ट्रक्चर है, केकुले स्ट्रक्चर जिसकी एनर्जी रिजोनेंस हाइब्रिड से ज्यादा होगी। अब इन दोनों की एनर्जी जो डिफरेंस होगा, उसी एनर्जी डिफरेंस का नाम है रिजोनेंस एनर्जी। बेंजीन के केस में इसकी वैल्यू आती है 36 किलो कैलोरी पर मोल। याद रहे, किसी भी मॉलिक्यूल्स में रिजोनेंस एनर्जी अगर बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। याद रहे, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जितना ज्यादा रिजोनेंस एनर्जी बढ़ेगी उतने ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब रिजोनेंस एनर्जी का बढ़ने का एक कारण और भी आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, अगर उसमें रिजोनेंस और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजोनेंस एनर्जी। याद रहे, अगर किसी मॉलिक्यूल के ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। इसका साफ साफ संदेश क्या जाता है समाज में कि अगर आप अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं तो जहां जैसी कंडीशन हो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप ढल जाइए। तो आपका अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप होगा, कहीं हार्ड, कहीं सॉफ्ट, कहीं बहुत सॉफ्ट, कहीं बहुत हार्ड। तो इससे आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। रिजोनेंस एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिफाइन करती है। वो मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर है, नॉन पोलर है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक, इस पे डिपेंड नहीं करता रिजोनेंस एनर्जी। रिजोनेंस एनर्जी केवल रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करता है। ये तो पूरा आपका हो गया रिजोनेंस के बारे में। अब दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ ले हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ने बहुत आसान सा ट्रिक है। हाइड्रोजन बॉन्ड समझिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड देख लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, पहली बात तो यह है, देखिए जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड माने अट्रैक्टिव फोर्स। बॉन्ड एटम एटम के बीच बन सकता है, एटम एटम के बीच, और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच बन सकता है। ओके, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच बन सकता है। और एक ऐसा बॉन्ड है जो एटम मॉलिक्यूल के बीच भी बन सकता है। तीन प्रकार के बॉन्ड बनते हैं। तो एटम एटम के बीच जो बॉन्ड बनता है वो सब आपका कोवैलेंट हुआ, आयोनिक हुआ, मेटैलिक हुआ, कोऑर्डिनेट हुआ, ये सब आपके एटम एटम के बीच बनते हैं। ठीक है, एटम मॉलिक्यूल के बीच वांडर वाल बॉन्ड बनता है, जब कभी पढ़ेंगे क्लियर होगा। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच दो प्रकार की पॉसिबिलिटीज है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा वांडर वाल फोर्स या बॉन्ड भी कह सकते हैं।
वीकेस्ट फोर्स ऑन द अर्थ, वीकेस्ट फोर्स वंडरवॉल फोर्स। कहानी को जरा पकड़ने का प्रयास करते हैं। वंडरवॉल फोर्स इसका अर्थ हुआ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच भी पाया जाता है, एटम और मॉलिक्यूल के बीच भी पाया जाता है। ये बाद में चर्चा का विषय होगा। तो पहले हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है कहीं कहीं मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच बनेगा। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक सबसे सरल मॉलिक्यूल मैं ले लेता हूं। ये फ्लोरीन एटम है, मैं इसको हाइड्रोजन से जोड़ देता हूं। ओके, चलिए अब चूंकि ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इसकी 4.0 है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो मोर रिएक्टिव है, नो डाउट। और इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, बिकॉज दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड सिग्मा मींस सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग भी है, तो पूरा पूरा नहीं खींच पाएगा, तो पार्शियल नेगेटिव आएगा। ठीक है, एडजेसेंट एटम पर पार्शियल पॉजिटिव सेम अमाउंट में डेवलप होगा। तो कहीं ना कहीं ये मॉलिक्यूल पोलर हो गया, ये कुछ इस तरह से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल। अगर किसी मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव डेवलप होता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं डाइपोल्स। क्या बोलते हैं? डाइपोल्स। तो कहानी क्या निकल के आ रही है, अभी तक हम लोग जान रहे हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की जब डिस्कवरी हुई तो एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया कि हाइड्रोजन मोर देन 1 बॉन्ड भी बना सकता है। कैसे, आइए समझते हैं। ठीक है, जैसे यही है, मान लीजिए HF, ओके, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब मान लीजिए एक मॉलिक्यूल अगर मैंने कहीं बर्तन में रख दिया, जो कि थोड़ा सा कठिन है एक मॉलिक्यूल को पकड़ना निकालना, लेकिन अगर मैंने रख दिया एक मॉलिक्यूल तो ये ऐसे पड़ा रहेगा। लेकिन अगर मैं कई HF मॉलिक्यूल को एक साथ रख दूं तो देखिए क्या होने वाला है। कई HF मॉलिक्यूल को मैं एक साथ रखने जा रहा हूं, क्या होगा समझिएगा। ये मेरे पास HF है, ओके, पार्शियल नेगेटिव पार्ट। इसको आप बर्तन में रख देंगे तो ऐसा बैठा रहेगा, बस इसका केवल नाम दे सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल, बस। लेकिन अगर इसी बगल में एक मॉलिक्यूल आप और डाल दीजिए तो अपने आप इसका जो निगेटिव एंड है इसके पॉजिटिव एंड से अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। अब क्योंकि पार्शियल नेगेटिव पार्शियल चार्ज चार्ज के बीच में अगर अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो तो इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला, ये तो कोवैलेंट है, नो डाउट, पार्शियल है लेकिन कोवैलेंट है। अब देखिए कहीं कहीं ये हाइड्रोजन एक तरफ कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा है और एक तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा, तो इसकी वैलेंसी मोर देन 1 हो गई। और इसी जो वैलेंसी एक्सेस हुई, जो एक से अधिक वैलेंसी हुई, वो जो एक से अधिक वैलेंसी आप देख रहे हो, उसी वैलेंसी का नाम ही है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैं ये भी कह सकता हूं हाइड्रोजन बॉन्ड इज द वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप्ड बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ द वन मॉलिक्यूल एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज द वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक attractive force developed between hydrogen atom of one molecule and more electronegative atom। वो कौन कौन हो सकते हैं? केवल 3, फ्लोरीन अथवा ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन, 3 ही बनाएंगे। फॉर्म ब्रदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल के बीच डेवलप होता है, इसीलिए इसका नाम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच पाया जाता, कहा जाएगा ऐसा। और इस प्रकार से ये डेवलप हो गया। इसमें हाइड्रोजन की बैलेंसी याद रखिएगा, वो बैलेंसी मोर देन 1 होती है, आप उसे 2 भी कह सकते हैं, बट एक बैलेंसी कोवैलेंट होती है, एक क्या होती है? वीक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से लिखा जाएगा। ये कोवैलेंट क्या, किसी अन्य बॉन्ड की अपेक्षा ये बहुत वीक होता है, केवल ये वान डर वाल फोर्स की अपेक्षा ज्यादा स्ट्रांग होता है। बस यही दिमाग में रख लीजिएगा। मैं लिख सकता हूं हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीक बॉन्ड बट
बट स्ट्रॉन्ग देन वांडर वाल फोर्स। यही दिमाग में रख लीजिएगा। अब केवल कौन कौन बनाएगा, याद रखिएगा, फ्लोरीन का कंपाउंड बनाएगा, ऑक्सीजन का कंपाउंड बनाएगा एंड नाइट्रोजन का कंपाउंड बनाएगा। तो जरा देखिए, स्क्रीनशॉट लेते रहें। ओके, हमारा उद्देश्य क्या है, जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं जो पेपर देने जाने वाले हैं, उनकी प्रिपरेशन, उनका रिवीजन, मेरा फोकस इसी पे है। मैं हो सकता है काफी कुछ चीजें मैं आपको ना बता पाऊं, क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय है, आपके पास भी बहुत कम समय है। समय को ध्यान में रखते हुए मैं आपका केवल एक रिवीजन करवा रहा हूं, बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। तो अब कहां कहां डेवलप होगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड, जरा देख लेते हैं। मैंने कहा फॉन ब्रदर का होना बहुत जरूरी है, तभी ये बॉन्ड डेवलप हो पाएगा। तो भाई HF में ये बॉन्ड बनेगा। अगर मैंने कहा NH3, तो याद रखिएगा ये NH3 है, इसमें भी कहीं कहीं ये बॉन्ड डेवलप होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इनके बीच डेवलप हो जाएगा NH पार्शियल नेगेटिव, इनके बीच मैंने बताया डेवलप हो जाएगा दूसरे मॉलिक्यूल की ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे मैं H2O ले सकता हूं, H2O में ले सकता हूं पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये देखिए पार्शियल पॉजिटिव। ओके, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड रखता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड रखता है। एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये है 2, और इसके पास ये 2 और मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, याद रखिएगा, ये इस तरह से 2 और मॉलिक्यूल से जुड़ेगा ये। तो कुल मिला के जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड रखता है। ये तो आपका हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कहानी। अब अगर हाइड्रोजन बॉन्ड के आगे मैं और बढ़ूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड और किस खासियत को बताते हैं, देख लेते हैं हम लोग। कोई जरूरी नहीं ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में पाया जाए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जा सकते हैं, पाए जाते हैं। मैं दिखा दे रहा हूं भाई, जैसे अल्कोहल है ROH, इसमें भी कहीं कहीं पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये देखिए पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, अल्कोहल के बीच भी है। मैं अगर ले लूं एसिटिक एसिड, ये देखिए ये एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, दूसरा एसिटिक एसिड मैं यहां रख दूं, कोई दिक्कत ना हो तो देखिए मैं दूसरा एसिटिक एसिड यहां रखने जा रहा हूं, OH डबल बॉन्ड हो, देखा क्या गया, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये देखिए हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, बल्कि एक साइक्लिक मॉलिक्यूल डेवलप हो जाता है। कितने मेंबर्ड होते हैं, ठीक है, अगर आप देखें तो 1 2 3, इसमें जो रिंग में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, बस केवल आप इतना समझिए दिस इज द साइक्लिक मॉलिक्यूल। अभी ये मेंबर काउंटिंग नहीं आपको देखना, बस देखिए ये कहीं कहीं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर डेवलप होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में भी आपने देख लिया। अब इसको मैं 2 प्रकार से बांट दे रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड 2 भागों में बांट दिए गए, जरा कहानी को समझिएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 भागों में बांट दिए गए, एक तो आपका हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कहानी को समझिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये बिटवीन 2 मॉलिक्यूल, कम से कम 2 मॉलिक्यूल होना जरूरी है। जैसे कि अभी आपने देखा HF के बीच, ये देखिए अमोनिया के बीच आपने देखा, वाटर के बीच, ये सब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विदिन वन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होता है। जैसे और जनरली ये बेंजीन के डेरिवेटिव्स में देखने को पाया जाता है। जैसे मैंने कहा आर्थो नाइट्रोफिनॉल, देखिए ये आपका है, ये आर्थो नाइट्रो, देखिए पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब इनके बीच देखिए ये बन गया। अब यहां देखिए इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की खासियत होती है 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बनती हैं, मेंबर्ड रिंग बनेगी। अब जरा देखिए काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है। मैं इसके अलावा और भी ले सकता हूं, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी मैं ले सकता हूं, ये देखिए मैं ऐसे भी ले सकता हूं, डबल बॉन्ड OH। अब देखिए पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव,
पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया 1 2 3 4 5 6 मेंबर। ये आपका है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो आप ये कह सकते हैं ये आपका आर्थो नाइट्रोफिनॉल। याद रहे ये हमेशा आर्थो वाले बेंजीन डेरिवेटिव्स में ही बनेंगे, मेटा पैरा में ये हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेटा और पैरा के जो ग्रुप होते हैं दूर दूर चले जाएंगे। भाई देखिए आर्थो में बगल बगल 1 2 पोजीशन होती है, अगर ये 1 3 या 1 4 कर दे, जैसे मैंने कहा पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा? इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं पाया जाएगा, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। हाँ, अगर एक से अधिक मॉलिक्यूल हो तो इंटरमॉलिक्यूलर ये बनाते भी हैं। इसका अब अगले जाके OH, अगला इसका देखिए इस तरह से अगले पैरा नाइट्रोफिनॉल से जुड़ जाएगा, ये देखिए। और इसका ये मॉलिक्यूल आगे जाके हाइड्रोजन बॉन्ड के किससे जुड़ जाएगा? ये देखिए OH NO2, इसके जाके ऑक्सीजन हमेशा नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ेगा, ये देखिए ये। तो ये कहीं न कहीं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा, लेकिन ये सब एक ही मॉलिक्यूल में अगर बना रहा है तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब इससे क्या क्या प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट पड़ने वाला जरा देखिए। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल जब हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएंगे तो क्या एग्रीगेट हो जाएंगे, वो उनमें क्या होता है एग्रीगेशन हो जाएगा, मतलब सब इकट्ठा हो जाएंगे। और जब इकट्ठा हो जाएंगे तो कहीं कहीं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, तो मुझे उन्हें जब हीट करना होगा तो मुझे ज्यादा एनर्जी देनी होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। ओके, साथ ही साथ सॉल्युबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी देख लीजिए, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। कैसे? भाई देखिए किसी चीज का घुलना दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो यदि वो कंपाउंड आयनिक है तब तो टूट के घुल जाएगा। दूसरी बात क्या है, घुलना माने छिपना। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले कोई मॉलिक्यूल तो उसमें क्या होता है घुल मिल जाएंगे, बॉन्डिंग हो जाएगी, वो लगेंगे सब एक ही मॉलिक्यूल से। और एक कॉन्सेप्ट और भी है घुलने का, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जैसे को तैसा। माने अगर ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक में, भाई ऑर्गेनिक मतलब कार्बन, कार्बन मींस काले, काले काले में घुल जाएंगे, और इनऑर्गेनिक मतलब गोरे, गोरे गोरे में घुल जाएंगे। तो घुलने के तीन तरीके हैं, एक तो आयनिक फॉर्म में घुल जाए, टूट के घुल जाए, और एक लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जैसे को तैसा मिल जाए, और एक तीसरा कॉन्सेप्ट है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड घुल मिल जाते हैं क्योंकि बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये इनके सॉल्युबिलिटी पे ये इफेक्ट पड़ने वाला है। भाई यही कारण है कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं वो पानी मिला के पीते हैं। क्यों? क्योंकि अल्कोहल और पानी के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ROH एंड H2O के बीच बहुत इजी बॉन्डिंग हो जाती है। भाई देखिए ये ROH एंड HOH इनके बीच बॉन्डिंग, इसीलिए अल्कोहल मिसबिल होता है वाटर में। क्लियर? लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं, इनके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जरा देखिए, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाएगी, इनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या है डिक्रीज कर जाएगी। अगर ये बॉन्ड बन गया तो सॉल्युबिलिटी, क्यों भैया बॉइलिंग पॉइंट इसलिए डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि ये अलग अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ने के बजाय सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन सब आपस में ही क्या है इकट्ठा हो गए, जैसे अलग अलग। अब ये आपस में बॉन्डिंग करके, अब इनसे बॉन्डिंग नहीं करके किनारे हो गया, इसका दूसरा मॉलिक्यूल अपना किनारे। तो ये सब डिस्क्रीट फॉर्म में पाए जाते हैं, डिस्क्रीट माने अलग अलग। अब डिस्क्रीट फॉर्म में पाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है सब अलग अलग हो, यूनिटी नहीं है, हल्का सा भी गर्म किए आप किनारे हो गए। तो जनरली की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। आप कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अपेक्षा इंट्रामॉलिक्यूलर की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है या सॉल्युबिलिटी होती है, दे आर द लेस देन द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कहानी थी। अगर अब हम लोग आगे बढ़े तो फजान्स रूल के बारे में भी देख लें। फजान्स रूल क्या है, जरा कहानी को समझते हैं। फजान्स रूल देखिए, फजान भाई साहब बहुत अच्छी बात बता दिए। जैसे कुछ लोग ये मान के चले थे कि कंपाउंड दो प्रकार का है, एक ऐसा कंपाउंड जिसको उन्होंने वैज्ञानिकों ने माना आयोनिक, और दूसरा ऐसा कंपाउंड कोवैलेंट। फजान आए, फजान ने कहा अगर आप किसी को 100% आयोनिक नहीं मान सकते, 100% कोवैलेंट नहीं मान सकते, इन्होंने कहा अगर किसी को आयनिक कहा जा रहा तो गलती से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वो 100% आयनिक है। दे हैव सम
कोवैलेंट कैरेक्टर आल्सो, कोवैलेंट कैरेक्टर्स आल्सो। इसी बात को बताने के लिए फजान ने एक कॉन्सेप्ट दिया, इसमें इन्होंने कहा द चेंजिंग ऑफ आयोनिक कैरेक्टर्स इनटू कोवैलेंट कैरेक्टर्स। इसी को फजान रूल कहा गया। चलिए फजान रूल को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ओके, तो जॉर्ज आर्किन का कॉन्सेप्ट यही था कि अगर किसी कंपाउंड को आप 100% आयोनिक नहीं कह सकते, इसका मतलब नेचर में कोई भी ऐसा कंपाउंड है जो 100% आयोनिक मतलब जिसको पानी में डालो दाएं से टूट जाए, 100% नहीं पॉसिबिलिटीज है, उसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर्स होगा। इसी तरह 100% कोई कोवैलेंट नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर्स होगा। इसी बात को फजान ने बहुत सरल शब्दों में बताया, उसको जरा समझते हैं। फजान ने कहा जब कोई आयोनिक कंपाउंड बनता है तो बनने के लिए धनायन और ऋणायन को पास पास आना पड़ेगा। चलिए, ये धनायन है, ये ऋणायन है, ये ऋणायन है। ऋणायन की साइज मैंने बड़ी बनाई है क्योंकि ऋणायन बड़ा होता है, धनायन छोटा होता है। ठीक है, यहां ऋणायन में मैंने दिखाया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और यहां धनायन में मैंने दिखाया पॉजिटिव डेंसिटी है। पॉजिटिव डेंसिटी मतलब लेस इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने फजान ने बताया जब दो लोग पास पास आएंगे, हाथ बढ़ाएंगे, कौन ज्यादा हाथ बढ़ाएगा? जो बड़ा होगा, जिसका दिल बड़ा होगा, वही सॉफ्ट होगा, वही कहेगा सर लीजिए हाथ मिलाइए। जो छोटा होगा वो हमेशा गुमान में होगा। तो इन्होंने ये कहा कि जब दोनों लोग पास पास आते हैं, कम क्लोज, तो कहानी क्या होती है? जो बड़ा एनायन जो होता है, दिस इज द एनायन एंड दिस इज द कैटायन। जो बड़ा है वो अपनी साइज को थोड़ी सी झुका लेता, हाथ को बढ़ा देता है, आओ दोस्त मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूं, कुछ इस तरह से। और जो धनायन है वो एकदम छोटा है, गुर्राया है, नहीं मैं नहीं झुकूंगा। ठीक है, ओके, थोड़ा बहुत झुकना धनायन का भी होता लेकिन उतना के बराबर है। चलिए मैं थोड़ा सा झुका दे रहा हूं, ये प्लस, ओके, ये माइनस। अब एनायन के झुकने को फजान ने एक नया नाम दिया, पोलराइजेबिलिटी। फजान ने कहा एनायन जो भी झुकता है धनायन के पास, वास्तव में झुकता नहीं, धनायन की पावर इतनी ज्यादा है कि वो झुका देता है, लेकिन एनायन के झुकने के इस गुण को पोलराइजेशन कहते हैं, या पोलराइजेबिलिटी या फिनोमिनन को पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन वास्तव में है क्या, देखिएगा, कहानी को समझिएगा। पोलराइजेबिलिटी मतलब चेंज इन द शेप, आकार में। पहले ये गोल था, अब थोड़ा सा इसका आकार चेंज हो गया। और अब ये चेंज क्यों हुआ? फजान ने बताया क्या कि जो धनायन होते हैं उनके पास पॉजिटिव डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि साइज छोटी है। भाई आपकी साइज अगर छोटी है तो आपके पास थोड़ा सा भी पैसा है तो समझिए बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन अगर परिवार बड़ा है तो बहुत पैसा है तो समझिए कम पैसा है। वही लॉजिक यहाँ लगता है कि इनके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इसलिए क्योंकि इनकी साइज छोटी है। तो जब पॉजिटिव डेंसिटी ज्यादा है तो ये पॉजिटिव डेंसिटी क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्शन करती है। और अट्रैक्शन करने की इस घटना को आप समझिए, अट्रैक्शन मतलब इस साइज को झुका देने, वास्तव में कैटायन एनायन को झुका देता है। और कैटायन की इस घटना को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। अब किसी भी कैटायन में जितना पोलराइजिंग पावर होगा, पोलराइजिंग पावर माने झुकाने की क्षमता, और पोलराइजेशन माने झुकने की क्षमता। इसके अंदर अगर झुकाने की क्षमता ज्यादा हो, इसके अंदर झुकने की क्षमता ज्यादा हो, तो ये ऐसा देखा गया ये दोनों मिलते हुए प्रतीत होते हैं, जुड़ते हुए प्रतीत होते हैं। इसी को बोला गया ओवरलैपिंग। तो देखा गया यहां सम एक्सटेंट ऑफ द ओवरलैपिंग होती है, सम एक्सटेंट ओवरलैपिंग मतलब कुछ मात्रा में यहां ओवरलैपिंग होती है। और जब सम एक्सटेंट में ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग होने का मतलब ये फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट नेचर। अर्थात आयनिक लेके चले थे, धनायन और ऋणायन लेके चले थे, और कैरेक्टर आ गया कैसा? कोवैलेंट। इसी को फजान ने डिफाइन किया। व्हेन कैटायन एंड एनायन कम्स क्लोज, देन पोलराइजेशन ऑफ द एनायन टेक्स प्लेस ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ द कैटायन, एंड दिस इज नोन एज फजान्स रूल। इसी को फजान रूल कहा गया।
मतलब धनायन के द्वारा एनायन की साइज में परिवर्तन जो हुआ यही फजान रूल है। ओके, अब फजान रूल ने बताया कि इस पोलराइजेशन से होता क्या, उस आयोनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो कुल जोड़ जाड़ के इसमें 2 पॉइंट को समझने वाली बात है। वो दोनों पॉइंट क्या है, एक तो पोलराइजिंग पावर और दूसरा पोलराइजेबिलिटी, ये दोनों जरा समझ लेते हैं। तो कहानी मुझे विश्वास है आपको समझ में आई होगी। अब इसकी मैं डिफिनीशन भी लिखवा दे रहा हूं, डिफिनीशन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। When cation and anion comes close for formation of ionic bond, then polarization of anion takes place. Then polarization of anion takes place. Result is development of covalent character in a ionic molecule is called as फजान रूल। इसी को फजान रूल कहा गया। ओके, अब जो फजान रूल है, फजान रूल ये मेनली डिपेंड्स करता है 2 बातों पे। पहला, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, सेकेंड, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। कहानी को समझिए। अब पोलराइजिंग जो पावर है कैटायन की ज्यादा कब होगी, याद रखिएगा, अगर मैं कहूं जितना ज्यादा कैटायन, साइज ऑफ कैटायन जितना छोटा होगा उसकी ताकत उतनी ज्यादा होगी। देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर, समझ लो है वही कैटायन। क्लियर, साइज ऑफ कैटायन। दूसरी बात क्या डिपेंड करती पोलराइजिंग पावर, अगर किसी भी कैटायन पर चार्ज में बढ़ा दूं, चार्ज डेंसिटी में बढ़ा दूं, तो उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। पहले पॉइंट को समझिए। अगर मैं कहूं आपसे लिथियम, ठीक है, लिथियम H+ हालिना का रब से, सब पे सिंगल पॉजिटिव है। आपको पता है टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होती है, इंक्रीज करती है। और साइज अगर बढ़ेगी, साइज ऑफ कैटायन अगर बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर घटेगी। तो मैं ये लिख सकता हूं साइज बढ़ रही है एंड पोलराइजिंग पावर घट रही है। तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर H+ का होगा। ओके, उससे थोड़ा सा कम लिथियम का। तो अगर मैं मेटल की बात करूं, जनरली हाइड्रोजन तो कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, तो मैं हाइड्रोजन को निकाल देना चाहता हूं। तो देखा जाए सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर लिथियम में है, फर्स्ट ग्रुप में, फिर सोडियम में है, फिर पोटेशियम में। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर। और दूसरा कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूं कि पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। अगर मैं किसी कैटायन पर चार्ज को बढ़ा दूं तो क्या पोलराइजिंग पावर में क्या बदलने वाला है, जरा देख लीजिए। अगर मैंने ले लिया, डिफिनेशन को मैं मिटा दे रहा हूं, लिख लिया होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, मैं लिखाता जा रहा हूं, आप लिखते जाइए, समझते जाइए। चलिए मैं दूसरे पॉइंट को बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। दूसरे पॉइंट को, अगर मैं चार्ज ऑन द कैटायन बढ़ाना चाहता हूं, देखिए कहानी कैसी ट्विस्ट आ जाएगी इसमें। जैसे मैंने ले लिया लिथियम प्लस, बेरिलियम 2+, Al3+। अब जरा देखिए चार्ज बढ़ गया, तो पोलराइजिंग पावर में लिख सकता हूं चार्ज इंक्रीजेज, पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेज। अब जरा देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन है, FeCl3, FeCl2, दोनों में मैं आपसे पूछ लूं कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसमें होगा, तो जाहिर सी बात है Fe 3 लोगों से जुड़ा है, 3+ है, 2 लोगों से जुड़ा है, 2+ है, तो 3+ वाला छोटा है। जो छोटा, या आप ऐसा कि ज्यादा चार्ज है, जो छोटा होगा उसके पास चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये मोर कोवैलेंट है। मैं लिख सकता हूं मोर कोवैलेंट।
अब मैं आपसे पूछूं LiCl और NaCl में ज्यादा कोवेलेंट कौन है, तो आप सीधे सीधे बोल देंगे। मैं आपसे पूछूं BeCl2 और AlCl3 में ज्यादा कोवेलेंट कौन है, तो आप सीधे सीधे बोल देंगे, क्योंकि 3 पॉजिटिव है 2 पॉजिटिव है। मुझे पूरा विश्वास है आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगर मैं आगे बढ़ूं तो देखिए कहानी में और क्या आने वाला है। ये तो कैटायन की कहानी थी, ये तो पोलराइजिंग पावर की कहानी थी। अब अगर मैं एनायन ले लूं तो देखिए क्या होगा। जो एनायन के केस में जो पोलराइजेबिलिटी है सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एनायन। अगर साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, और पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। मैं एग्जांपल ले लेता हूं F-Cl-Br-I-। ओके, अब देखिए टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज करेगी, साइज इंक्रीज करेगी, तो पोलराइजेबिलिटी, अगर एनायन है तो पोलराइजेबिलिटी देखा जाएगा, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। सही कह रहे हैं आप। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं NaF, NaCl, NaBr और NaI में कौन ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, आप कहेंगे सीधा सीधा इसी को बता देंगे, सीधा सीधा इसी को बता देंगे। अगर मैंने कह दिया C पर 4 माइनस, N पर 3 माइनस, O पर 2 माइनस, F पर सिंगल माइनस, मैंने कहा इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कौन होगा, तो याद रखिएगा इसमें भी जाहिर सी बात है ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा पोलराइज होगा, क्योंकि ऑलरेडी कैटायन पोलराइज करने के लिए बैठा ही है। ज्यादा चार्ज है, ज्यादा नेगेटिव है तो साइज भी ज्यादा होती है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे सर यही पोलराइज करेगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन, ये आपका हो गया। ठीक, अब एक बात और आप समझ लीजिए, ठीक है, चलिए हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट और मैं बता दे रहा हूं, इनर्ट गैस एंड स्यूडो इनर्ट कॉन्फिगरेशन भी समझ लीजिएगा, ये भी कहीं कहीं कोवेलेंट कैरेक्टर को प्रभावित करते हैं। ओके, जैसे दो कॉन्फ़िगरेशन है, एक है इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन और एक है स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। दो बातें हैं। देखिए इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बहुत सीधा सीधा कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूं। अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो कहा जाएगा इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो तो कहा जाएगा स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। जाहिर सी बात है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होगा पक्का है उसमें डी सबसेल पाया ही जाएगा। ओके, क्लियर। अब इसमें ज्यादा मान लीजिए किसी मेटल, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया Na+ और मैंने ले लिया जिंक 2+, अब इसमें अब NaCl हो सकता है, ZnCl2 हो सकता है, NaCl भी ZnCl2। अब इसमें पूछा जाए ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें होगा, तो अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 आएगा, इसका कितना आएगा 2 8 18 आएगा। क्लियर। तो कहीं ना कहीं जिंक जिसका स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा, कहीं ना कहीं इसमें डी सबसेल है और इसमें डी नहीं है, तो इसका मतलब इसमें पी सबसेल है, तो याद रखिएगा SPDF सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग इसमें कौन सा सबसेल है, SPDF। मतलब अगर मैं कहूं कि डी सबसेल का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो पी से कम है। शील्डिंग इफेक्ट, इसका मतलब शील्डिंग आपको पता है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शील्ड करते हैं। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको शील्ड करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि कहीं कहीं इसमें लो शील्डिंग इफेक्ट है, क्योंकि डी है इसमें, भाई डी का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो लेस होता है, पी का मोर होता है। अब अगर किसी मेटल में लो शील्डिंग इफेक्ट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मेटल है वो ज्यादा से ज्यादा जो उसका चार्ज है, और जिसका शील्डिंग इफेक्ट कम होता है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हल्का सा आप समझ लीजिएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जनरली वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं मोस्टली उनका जेफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी मोर होता है। और जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर होता है इसका मतलब ये हुआ कहीं कहीं उसका न्यूक्लियस बहुत पावरफुल है। और ऐसे एटम
निगेटिव चार्ज को बहुत ज्यादा पोलराइज करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं जो स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसे एलिमेंट कहीं ना कहीं जो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन की अपेक्षा मॉलिक्यूल्स को ज्यादा पोलराइज करते हैं, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स में ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ओके, इस लेक्चर में केवल आपके लिए इतना। कल मैं आपको इसमें बताऊंगा डाइपोल मोमेंट, साथ ही साथ सेकेंड यूनिट का जो टॉपिक होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और जो हाइड्रोजन अन्य टॉपिक भी उसमें, उसको मैं आपको क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच।